Hello students, welcome to Future Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss the chapter 7 of economics, that is basic concepts of macroeconomics. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। With the first question being, explain that domestic territory is bigger than the political frontiers of a country. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे बोला है कि डोमेस्टिक टेरिटरी को हमें एक्सप्लेन करना है कैसे एक डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती है वो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स से ज्यादा बड़ी होती है किसी भी कंट्री के, है ना। तो आपको जैसे पता होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही पॉलिटिकल फ्रंटियर का कंसेप्ट जो है वो आता है। Okay, in layman terms, the domestic territory of a nation is understood to be the territory lying within the political frontiers of a country. But in national income accounting, the term domestic territory is used in a wider sense. ठीक है, तो बेसिकली ज्यादातर लोगों को लगता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का पार्ट है, लेकिन जब हम नेशनल इनकम कंप्यूट करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो है उसके अंदर हम पॉलिटिकल फ्रंटियर्स को काउंट करते हैं एंड यहाँ पे वो एक वाइडर सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। बेस्ड ऑन फ्रीडम क्राइटेरियन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी इज डिफाइंड टू कवर। तो इसलिए हम इसको इकोनॉमिक टेरिटरी में इसी का इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का। पहले देखेंगे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, यानी शिप्स और एयरक्राफ्ट। पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं, है ना, और किस तरीके से वो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स जो है उनसे बड़ा है। सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है शिप्स और एयरक्राफ्ट जो ओन्ड एंड ऑपरेट करती है नॉर्मल रेसिडेंट किसी भी कंट्री के बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। एग्जांपल के तौर पे कोई इंडिया का शिप है, इंडियन शिप जो चाइना और इंडिया के बीच में रेगुलरली मूव करता है, और तो वो क्या होगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, यानी कि वो शिप जो है वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट होगा। सिमिलरली प्लेन ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, अगर हम प्लेन की बात करें जो एयर इंडिया का प्लेन है यानी इंडियन ओन प्लेन है जो रशिया और जापान के बीच में ट्रेवल कर रहा है, वो भी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट होगा। सिमिलरली प्लेन ऑपरेटेड बाय मलेशियन एयरलाइंस, है ना, और अगर हम इंडिया को छोड़कर किसी और कंट्री की बात करें तो प्लेन जो मलेशियन एयरलाइंस का कोई प्लेन है अगर वो ऑपरेट किया जा रहा है इंडिया और जापान के बीच में, तो ना वो इंडिया ना जापान वो किसके डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, वो मलेशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। नेक्स्ट है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, है ना। तो यानी कि जो फिशिंग वेसल्स होती हैं, ऑयल और नेचुरल गैस के रिग्स होते हैं और जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होते हैं किसी भी कंट्री के जो ऑपरेट किए जा रहे हैं उन्हीं के रेसिडेंट्स के द्वारा इंटरनेशनल वाटर्स में, वेयर हैव देयर एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, यानी इंटरनेशनल वाटर्स किसी भी कंट्री के द्वारा ओन नहीं किया जाता, लेकिन वहां पे कुछ कंट्रीज जो है ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं तो वो जगह भी जो है एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होंगे। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन, है ना। फिशिंग बोट्स हैं जो इंडियन फिशरमैन के द्वारा ऑपरेट करी जा रही है इंटरनेशनल वाटर्स में किसी भी इंडियन ओशन के अंदर, तो वो कहाँ का पार्ट होगा, इट विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। वैसे नेक्स्ट है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री, यानी एम्बेसी है, कॉन्सुलेट्स है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है किसी भी कंट्री का जो अब्रॉड लोकेटेड है। एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर कोई इंडियन एम्बेसी है रशिया के अंदर, है ना, इंडिया की एम्बेसी है रशिया के अंदर, तो वो जो एम्बेसी है वो किसका पार्ट होगी, वो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट होगी। कॉन्सुलेट इज एन ऑफिस, कॉन्सुलेट क्या होगा, कोई भी ऑफिस होगा जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। कॉन्सुलेट इज एन ऑफिस और बिल्डिंग यूज्ड बाय कॉन्सुल एंड ऑफिसर कमीशनड बाय द government to the reside in the foreign country to promote the interest of the country to which he belongs, right? तो ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं ये आते हैं किसके, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, है ना, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, एक्सप्लेन, यानी कि सारे के सारे जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं, ना, सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, पहली बात वो समझते हैं, प्रोड्यूसर गुड आर ऑल दोस गुड व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, है ना, वो गुड्स जिनको एक प्रोड्यूसर अपने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहा है। एग्जांपल के लिए व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड इंक्लूड टू ऑफ टाइप्स ऑफ गुड, है ना, दो तरह के गुड्स होते हैं प्रोड्यूसर। पहला single use producer goods, goods used as raw material by the producer, it includes raw material like coal, wood, etc. They are not capital goods as they cannot be repeatedly used in the production process, यानी कि वो goods जिनको एक टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल यूज गुड्स जो होते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया जैसे कोल, वुड एक्सेट्रा, है ना, कोल वगैरह को आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे गुड्स को हम सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। दे आर नॉट कैपिटल गुड्स एज दे कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स तो है पर ये कैपिटल गुड्स नहीं, बिकॉज कैपिटल गुड होने के लिए उसको हमें रिपीटेडली इस्तेमाल करना भी जरूरी है।
राइट। और वहीं पे अगर हम देखते हैं कि ये पहला टाइप है किसका, प्रोड्यूसर गुड्स का, दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप आता है कैपिटल गुड्स, है ना। तो इसलिए कैपिटल गुड्स जो है वो एक नैरो कंसेप्ट है, इट इज अ नैरोअर कंसेप्ट कंपेयर टू प्रोड्यूसर गुड्स, जो कि एक वाइडर कंसेप्ट है। ओके अब वहीं पे दूसरा टाइप ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स देखते हैं, जो कि हमारे होते हैं कि कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन देखते हैं, कैपिटल गुड्स को कैसे डिफाइन करा गया है। गुड्स व्हिच आर यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट बाय द प्रोड्यूसर्स, यानी वो गुड्स जो एक फिक्स्ड एसेट के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए प्लांट और मशीनरी, है ना। प्लांट और मशीनरी जो है वो सिंगल यूज नहीं होते हैं, उनको रिपीटेडली इस्तेमाल करा जाता है, प्रोडक्शन के लिए और इस्तेमाल करा जाता है, विच कैन बी रिपीटेडली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो इट कैन बी सेड दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। हम कह सकते हैं कि सारे के सारे कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, पर सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो हमारे कैपिटल गुड्स नहीं होते, व्हिच आंसर्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मशीन परचेज इज ऑलवेज अ फाइनल गुड, डू यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, है ना। तो अब यहाँ पे बोला गया जो मशीन परचेज करी जाती है क्या हमेशा वो एक फाइनल गुड हो सकता है। अगर आप एग्री करते हैं तो आप इसका आंसर दें, अगर नहीं करते तो भी आंसर दें। तो नहीं, जो मशीन हम परचेज करते हैं वो नेसेसरीली हमेशा एक फाइनल गुड नहीं होगी, यानी कि वो एक इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है। नो इट इज नॉट नेसेसरी दैट मशीन परचेज इज अ फाइनल गुड, इट विल डिपेंड अपॉन इट्स यूज, है ना। उसके यूज पर डिपेंड करता है, जैसे कि हमने फाइनल गुड के डेफिनेशन को डिफाइन करा था लास्ट वीडियो में। इफ अ मशीन इज परचेज बाय हाउस होल्ड देन इट इज अ फाइनल गुड। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड इज अ फाइनल गुड, है ना। यानी कि अगर कोई हाउस होल्ड किसी मशीन को परचेज कर रहा है तब वो एक फाइनल गुड कहलाएगा। जैसे कि एक वॉशिंग मशीन किसी हाउस होल्ड ने खरीदी तो वो खुद के पर्सनल यूज के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको दोबारा रीसेल के नहीं करेंगे या उसको कोई फर्दर वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। दूसरा, इफ इट इज परचेज बाय फर्म फॉर इट्स ओन यूज देन इट इज आल्सो फाइनल गुड। अगर फर्म खरीदा है उस फाइनल गुड को तो भी वो फाइनल गुड ही कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर परचेज बाय फर्म है, तो फर्म ने क्या वो गुड खरीदा अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे कि वो उसे दोबारा से खर्च करे, दोबारा से उसका इस्तेमाल करेगी प्रोडक्शन सर्विसेज के लिए। थर्ड, इफ इट इज बॉट बाय फर्म फॉर रीसेल, अगर किसी फर्म ने उसको रीसेल के लिए खरीदा तब इस केस में वो जो मशीन है वो एक फाइनल गुड नहीं कहलाएगी, वो तब क्या कहलाएगी, एक इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मशीन परचेज बाय मशीन डीलर, किसी मशीन डीलर ने वो मशीन खरीदी तो अब ये जो है एक फाइनल गुड नहीं रहेगा बल्कि अब एक इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मशीन परचेज इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड, डू यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यानी कि मशीन जो परचेज करते हैं क्या हमेशा वो एक कैपिटल गुड ही रहेगा। तो नहीं, मशीन जो हम परचेज करते हैं वो हमेशा जरूरी नहीं कि वह कैपिटल गुड ही हो। No, it is not necessary that machine purchase is a capital good. It will depend upon its use. If a sewing machine is purchased by a tailor, then it is a fixed asset of the tailor and considered to be a capital good. ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल दे कब किस केस में मशीन जो है एक कैपिटल गुड कहलाएगी। जैसे कोई टेलर है और उसने स्विंग मशीन खरीदी तो इस केस में वो उसके लिए कैपिटल गुड है बिकॉज वो उसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बट द सेम मशीन परचेज बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड, यानी कि वो फाइनल गुड रहेगा लेकिन फाइनल गुड के अंदर भी कौन सी कैटेगरी, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड, यानी कि किसी कंज्यूमर ने खरीदा अपने हाउस होल्ड के लिए अपने पर्सनल यूज के लिए तब वो एक फाइनल गुड की कैटेगरी में आ जाएगा। वहीं पे दूसरे अगर एग्जांपल ले कार का, इफ अ कार परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर एज अ टैक्सी और इफ परचेज्ड बाय अ फर्म फॉर यूज इन इट्स बिजनेस इज अ कैपिटल गुड, यानी कि कोई टैक्सी ड्राइवर है उसने कार खरीदी टैक्सी में चलाने के लिए या फिर किसी फर्म ने खरीदी अपने बिजनेस के लिए तब वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड। पर वही सेम कार अगर कोई कंज्यूमर खरीद ले बट द सेम कार परचेज बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड इज अ ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड, यानी कि कोई कंज्यूमर खरीदे तो वो ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड हो जाता है। सो फाइनली द एंड यूजर ऑफ अ गुड डिटरमाइन, यानी कि यहाँ पे क्या मैटर करता है कि एंड यूजर कौन है उसका, वो एक कोई हाउस होल्ड ने अपने लिए खरीदा किसी कंज्यूमर ने या फिर वो कोई बिजनेस है और उसको फर्दर एज अ कैपिटल इस्तेमाल करने उसका इंटेंशन है। तो यहाँ पे फाइनली जो है एंड यूजर मैटर करता है वेदर इट इज अ कैपिटल और ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड। इफ एन एंड यूजर ऑफ अ ड्यूरेबल गुड इज अ प्रोड्यूसर, यानी कि अगर कोई एंड यूजर है किसी ड्यूरेबल गुड का वो एक प्रोड्यूसर है तो वो फिर एक कैपिटल गुड हो गया। पर वहीं पे अगर एंड यूजर एक कंज्यूमर है जो कि उसको घर के लिए इस्तेमाल करेगा तो फिर वो एक कंज्यूमर गुड बन गया। इफ एन एंड यूजर ऑफ अ ड्यूरेबल गुड इज अ कंज्यूमर हाउसहोल्ड इट इज अ ड्यूरेबल गुड यूज कंज्यूमर, durable use consumer good. So capital goods are only those goods, durable goods which are used as producers not as consumer goods. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन कैपिटल गुड्स एंड इट्स कैटेगरी, या फिर कैपिटल गुड्स को डिफाइन करें, यानी कैपिटल गुड्स को और कितने फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। कैपिटल गुड्स आर डिफाइंड एज ऑल गुड्स प्रोड्यूस फॉर यूज इन फ्यूचर प्रोडक्टिव प्रोसेस, यानी कि कैपिटल गुड्स को डिफाइन किया था वो सारे के सारे गुड्स जिसको एक फ्यूचर प्रोडक्टिव प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाएगा।
इसको फर्दर कैसे हम जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑल द ड्यूरेबल गुड्स लाइक कार, ट्रक, रेफ्रिजरेटर, बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, एयरफील्ड एंड सबमरीन यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेल इन द मार्केट आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कार हो गया, ट्रक हो गया, रेफ्रिजरेटर, बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, एयरफील्ड एंड सबमरीन, ये सब के सब जो गुड्स हैं ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं और इनका इस्तेमाल किया जाता है कि फॉर फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा जाए मार्केट में। वहीं पे अगर हम बात करें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स लाइंग विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर आर आल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कोई रॉ मटेरियल का स्टॉक है या सेमी फिनिश्ड गुड्स है या फिनिश्ड गुड्स है किसी प्रोड्यूसर के पास रखे हुए हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो वो भी जो है कैपिटल गुड का पार्ट होता है। सम मोर एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स आर मशीनरी, इक्विपमेंट, रोड्स एंड ब्रिजेस, है ना। तो और अगर एग्जांपल देखा तो मशीनरी, इक्विपमेंट, रोड एंड ब्रिजेस, ये भी क्या जो है कैपिटल गुड के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट है आपका दीज गुड्स रिक्वायर रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज देयर वैल्यू डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये जो गुड्स होते हैं ये रिपेयर और रिप्लेसमेंट मांगते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, बिकॉज उनकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होती रहती है टाइम के निकलते निकलते। नेक्स्ट है आपका गिव टू डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो विद एग्जांपल, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टॉक और फ्लो के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है कैसे स्टॉक और फ्लो जो है एक दूसरे से अलग है। सबसे पहले हम टाइम डायमेंशन की बात करेंगे। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, इसका क्या मतलब हुआ कि स्टॉक में कोई भी जो टाइम है उसको मेजर नहीं किया जाता, बिकॉज स्टॉक जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर किया जाता है, इसलिए वहां पे कोई टाइम डायमेंशन का वेरिएबल नहीं आता है। वहीं पे अगर हम बात करें फ्लो की, तो फ्लो में टाइम डायमेंशन एग्जिस्ट करता है, टाइम डायमेंशन एग्जिस्ट एज द मैग्नीट्यूड दैट कैन बी स्केल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक टाइम डायमेंशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसमें हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं किस पे वो कितने टाइम से वो मेजर किया जा रहा है। नेचर ऑफ कंसेप्ट की बात करें, इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, है ना। तो स्टैटिक मतलब कि वो स्थिर है ना। जो स्टॉक कंसेप्ट है वो स्थिर है, यानी कि उसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करते हैं, इसलिए स्टैटिक है। और फ्लो जो है वो एवर चेंजिंग है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ हीरो होंडा बाइक्स इन बैंगलोर, है ना। जैसे कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा स्टॉक कंसेप्ट, बिकॉज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल कितनी हीरो होंडा बाइक्स हैं बैंगलोर में। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि टोटल कितनी हीरो होंडा बाइक्स सेल हुई है किसी पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, बल्कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आप इसको मेजर कर सकते हैं। या फिर नेशनल वेल्थ कितनी है ना। तो जैसा आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि वेल्थ और इनकम दोनों अलग होती है। वेल्थ जो होती है उसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करते हैं। और वहीं पे अगर हम फ्लो के इसमें एग्जांपल देखें तो देखिए आप यहाँ पे आ गए हीरो होंडा कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग फरवरी 2018, है ना। तो आप यहाँ पे देखें एक ड्यूरिंग वर्ड आ गया, यानी कि एक समय के दौरान इसको मेजर करना है। यहाँ बोला गया कि कितनी हीरो होंडा कार जो है मैन्युफैक्चर करी गई है फरवरी 2018 के दौरान। और नेशनल इनकम विच इज ऑल्सो फ्लो कंसेप्ट, बिकॉज नेशनल इनकम जो है वो एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान मेजर करी जाती है। नेक्सट क्वेश्चन है गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो के बीच में हमें डिफरेंसेस देने हैं। सबसे पहले काइंड ऑफ एक्सचेंज देखते हैं किस तरह का एक्सचेंज होता है रियल फ्लो में। इट इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो में सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को ही देखा जाता है, whereas मनी फ्लो में अगर देखा जाता है इट ओनली इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी सिर्फ वहां पे एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, यानी कि मनी हमने किसको पे करा एज ट्रांसफर पेमेंट और मनी हमने कैसे अर्न करा एज इन फैक्टर इनकम। वहीं पे अगर देखा है डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, इट हैज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर देखा है तो मनी रियल फ्लो में मनी नहीं होता, तो इसलिए जो डिफिकल्टीज है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं इस एक्सचेंज में, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही है, एक तरह का बार्टर एक्सचेंज ये हो गया। और वहीं पे अगर मनी फ्लो की बात करिए, देयर आर नो सच डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ मनी फ्लो। अगर मनी है तो मनी के टर्म्स में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है एक्सचेंज करने में। ऑल्टरनेटिव नेम्स देखा है तो इट इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, है ना। जो ये फ्लो है ये आपका फिजिकल फ्लो भी कहलाता है। और वहीं पे अगर मनी फ्लो देखा जाए इट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर लीकेजेस एंड इंजेक्शन। लीकेजेस और इंजेक्शन क्या होते हैं। लीकेजेस मीन टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। तो लीकेज का मतलब यहाँ पे भी आप लिटरल सेंस में ले सकते हैं। जैसा आप लीकेज का मतलब समझते होंगे कि जैसे कोई पाइप है उसमें से पानी बह रहा है तो आप बोलते हैं कि लीकेज हो रहा है। सिमिलरली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जब इनकम उस सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल जाती है, आप मान के चले कि वो सर्कुलर फ्लो क्या है, वो एक पाइप है जिसके अंदर पानी बह रहा है। पानी क्या है, पानी आपका मनी है। अगर यही मनी लीक हो जाता है इस फ्लो के बाहर, तब वो क्या कहलाता है, लीकेजेस। तो आप नाम से इस चीज को याद रख सकते हैं कि लीकेजेस क्या है, जब मनी जो है वो जब बाहर चले जाता है।
किस फॉर्म में? वो मनी विड्रॉ किया जा सकता है, किसी ने वो पैसा जो है उस सर्कुलर फ्लो में से बाहर निकाल लिया हो। लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ एन इकोनॉमी हैपेंस व्हेन द फर्म एंड हाउसहोल्ड सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। और होता क्यों है, ये रीजन जानना ही बहुत जरूरी होता है। यूजुअली क्या होता है, जब कोई हाउसहोल्ड या फर्म होता है, वो जो इनकम को खर्च करने के बजाय अपने पास सेव करके रख लेते हैं, तब क्या होता है कि वो उस इकोनॉमी के सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है, क्योंकि अब उन्होंने वो सेव कर लिया, पैसा बचा लिया है, और दिस कॉजेज लीकेजेस। Therefore, leakage or withdrawal is that part of the income of an economy that does not pass through the circular flow of income, है ना। अगर किसी ने पैसा सेव कर लिया तो अब क्या होगा, वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पास होके नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा, उस पैसे की या उस फंड की जो है अनअवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी, रिजल्टिंग इन द अनअवेलेबिलिटी ऑफ दैट मनी फॉर स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड रिसेंटली। Thus it can be said that leakages reduce the flow of income in economy, यानी कि कहा जाता है कि लीकेजेस जो है वो फ्लो ऑफ इनकम में क्या करते हैं, एक रिडक्शन करते हैं। अब वही बात करिए इंजेक्शन की। इंजेक्शन का भी मतलब आप सेम लिटरल सेंस में ले सकते हैं। इंजेक्शन मतलब कोई चीज इंजेक्ट कर देना, है ना। जैसे कि आपने इंजेक्शन लगवाते होंगे, कोई दवाई जो है आपके अपने बॉडी के अंदर आप इंजेक्ट करते नहीं, ऐड कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम बात करें मनी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, तो कहीं ना कहीं उस सर्कुलर फ्लो में कुछ मनी को इंजेक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इंजेक्शन मीन द एडिशन और इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। क्या होता है, आपने कुछ एडिशन करा है या इंट्रोडक्शन करा है कुछ एडिशनल इनकम का एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में। Injection into the circular flow of income are a result of money borrowed by household and firm from different external sources like financial institutions, है ना। तो पैसा जो पहले नहीं था वो अचानक से अब आ गया। कैसे आ गया, ये तभी होता है जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें एक रोल प्ले करती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंक जब किसी को एज अ लोन पैसा प्रोवाइड करती हैं, तो उससे क्या होता है, एडिशन होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, एंड इट रिजल्ट्स इन इंजेक्शंस। However, this additional income does not result in an immediate expenditure, यानी कि इससे तुरंत एक immediate expenditure देखने को नहीं मिलता है। Therefore, injection increase the flow of income in an economy, और injection से जो है flow of income जो है बढ़ जाता है economy में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट्स, है ना। तो अब जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी लीकेजेस और इंजेक्शन की, जहां पे इंजेक्शन मैंने कहा कि फाइनेंशियल मार्केट के प्रेजेंस के दौरान ही हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम टू सेक्टर इकोनॉमी को स्टडी करेंगे जब फाइनेंशियल मार्केट्स भी इन्वॉल्व है। फाइनेंशियल मार्केट्स यानी कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी in a two sector model without the financial market, it is assumed that no savings are made in the economy। तो अगर फाइनेंशियल मार्केट जब नहीं होता तो हम यही मान के चलते हैं कि कोई सेविंग्स नहीं हो रही। अगर कोई सेविंग्स नहीं हो रही तो मतलब कोई लीकेज भी नहीं हो रहा है। It means that the household spend their entire income on the purchase of goods and services, and every firm spends on the receipt from the sale of the goods and services to make factor payment। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट की प्रेजेंस है और आपके दो सेक्टर भी हैं, हाउस होल्ड और फर्म, है ना। आप देख सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है उसको काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। अगर हम बात करें हाउस होल्ड्स की, सबसे पहले स्टार्ट होता है कि हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करती हैं फैक्टर सर्विसेज किसको, फर्म्स को। किस फॉर्म में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज के फॉर्म में, जिसमें वहां पे वो उसमें वर्क करते हैं। और फर्म इन फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स देती हैं, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। हाउस होल्ड को जब ये इनकम मिलती है तो वो इस इनकम को खर्च कर देता है ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिकॉज हाउस होल्ड्स की भी जो होती हैं कुछ नीड्स होती हैं, और वो किस पे खर्च करता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो कि अल्टीमेटली कौन बना रहा है, फर्म ही बना रही है ना। फर्म ही उन गुड्स एंड सर्विसेज को बना रही है, तो इन पैसों के अगेंस्ट फर्म उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है। तो ये तो हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर। पर अगर मैं बोलूं कि जब फाइनेंशियल मार्केट भी इधर इन्वॉल्व, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे बोरोइंग और सेविंग्स का काम करता है। यानी कि हाउस होल्ड जो है अपना पैसा जो है वो सेव कर सकती है किसके पास, फाइनेंशियल मार्केट के पास। एंड सेम गोस फॉर दी फर्म, फर्म भी जो है अपना पैसा सेव कर सकती है फाइनेंशियल मार्केट के पास। और फाइनेंशियल मार्केट यानी कि बैंक्स उनको बोरोइंग्स भी दे सकती हैं, रिजल्टिंग इनटू लीकेजेस एंड इंजेक्शन, है ना। तो इसी केस में जो है लीकेजेस और इंजेक्शन जो है होता है। ओके, सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट होता है तो आप डाउट जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने इसी फॉर्मेट में बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है इस चैनल पे, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और एंड टू गेट more detailed discussion on this chapter, you can download the Future Education app today, and also don't forget to like, share and subscribe. Thank you.